हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 से। तो ये पहला एक्ट था टू रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें जो गवर्नर थे बंगाल को, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर इसमें एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी एस्टैब्लिश किया गया टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। फिर जो भी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी था वो बंगाल के सबऑर्डिनेट बन के रह गए। फिर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया कोलकाता में विद 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। और इसमें जो सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको प्रोहिबिट किया गया फ्रॉम टेकिंग ब्राइब्स। तो एक तरीके से अगर हम इस पूरे एक्ट को समराइज़ करें तो हमें ये पता चलता है कि रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 से ही जो सेंट्रलाइजेशन था वो स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो है इसमें जो बंगाल जो है उसको एक तरीके से सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी सारी हुकूमत को आगे कंटिन्यू करने वाला है। फिर जो इसमें रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 के बहुत सारे प्रोविजंस को जो है इसमें कमियां रह गई थी, तो इसी वजह से एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो है इसको बनाया गया। और इसमें जो भी गवर्नर जनरल था, जो भी उसके काउंसिल थे और कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे, वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट हो गए। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं गिना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया गया फर्दर कि वो जो है अब खाली कोलकाता के रेसिडेंट्स के ही मुकदमा को सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैटर्स थे पर्सनल लॉ के रिगार्डिंग, तो उसको भी सेपरेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जैसे हिंदू लॉज जो है वो अप्लाई होंगे हिंदूज़ के लिए, और मुस्लिम लॉ जिसको शरीयत लॉ भी कहते हैं वो मुसलमानों के लिए अप्लाई किया जाएगा। फिर जो भी जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट है वहाँ की जितनी भी अपील्स आएगी वो सारे गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया विद 6 मेंबर्स, ताकि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। फिर जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे कि हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 4 to 3। फिर जो भी गवर्नर थे बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के, वो अब सबऑर्डिनेट बन के रह गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फिर इस एक्ट में जो है कंपनी के टेरिटरीज़ को ब्रिटिश पोजेसन कहा गया। फिर आए चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इसने जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको एक्सटेंड कर दिया फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। और इसमें यह कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रोविजंस के तहत, तो जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सैलरीज होंगे, उसके मेंबर्स की जितनी भी सैलरीज होंगे वह सब जो है टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज़, ये भी कहा गया इसमें। फिर इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको वीटो पावर दिया गया इसमें। फिर जो भी कंपनी होंगे वो इस एक्ट के प्रोविज़न के तहत पे करेंगे 5 लाख पाउंड्स एनुअली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसमें जो है कंपनी अब जो है लाइसेंस प्रोवाइड करवाएगी फॉर इंडिविजुअल ट्रेड, जिसको कहा गया प्रिविलेज ट्रेड या फिर कंट्री ट्रेड। और इसमें जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शन को सेपरेट किया गया, जिसके वजह से जो माल अदालत था वो डिसअपियर हो गया। जो पहले से चलती आ रही एक अदालत थी वो भी डिसअपियर हो गया। और ये आज हम जो है आज भी देखते हैं कि हमारे कंट्री में रेवेन्यू कोर्ट होते हैं और जुडिशियल कोर्ट होते हैं, जिसमें से जो रेवेन्यू कोर्ट होता है उसका जो हेड होता है वो एक मैजिस्ट्रेट होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। तो इसने जो कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। मतलब ये दोनों चीज़ों में जो है ट्रेड कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। और कंपनी जो है अब
1 लाख रुपीज़ जो है वो स्पेंड करेगी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन, एनुअली पे करेगी इस चीज़ को। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ को जो है अलाउ किया गया कि वो इंडिया आके जो भी क्रिश्चियन प्रीचिंग्स है उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें लोकल गवर्नमेंट को ऑथोराइज़ किया गया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। फिर हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। तो इसने क्या करा कि जितनी भी मोनोपोली दिया गया था, जो कि बाद में हालांकि ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी जो है ये 2 चीज़ें ही बच गया था, बाकी के मोनोपोली सारे एंड हो गए थे। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जितनी भी मोनोपोली थी और जितने भी एक्सेप्शन उनको मिला था तो वो सारे जो है वो ख़त्म हो चुके थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइज हो चुका था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। और जो भी गवर्नर थे बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के, दे वेर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। और इसमें जो है पहले जो कि लॉज को रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद जो है लॉज को एक्ट कहा गया, जो कि आज भी होता है। फिर इस एक्ट ने जो है एक लॉ मेंबर को भी इंट्रोड्यूस किया इन गवर्नर जनरल काउंसिल, और पहले लॉ मेंबर थे लॉर्ड मैकॉले। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 4 मेंबर्स थे। फिर बाद में 1784 में जो एक्ट आया था उसमें जो है 4 से लेके 3 जो है रिड्यूस कर दिया गया था। फिर बाद में जो है इस एक्ट में वापस जो है एक नया मेंबर जो कि लॉ मेंबर उसको इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो देखा जाए तो वापस जो है अब 4 मेंबर हो चुके हैं गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और फिर लॉ कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया फॉर कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। और मैं आपको बता दूं कि लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे हमारे इंडिया में इंडियन पेनल कोड, फिर CRPC, फिर एविडेंस एक्ट, तो ये सारे जो है फॉर्मुलेट किया गया था। फिर जितनी भी सर्विसेज थी अंडर गवर्नमेंट, कंपनी गवर्नमेंट, वेर ओपन फॉर ऑल इंडियंस। तो अब सारे इंडियंस के लिए जो है वो कंपनी के जो सर्विसेज थे वो ओपन थे। हालांकि ये जो प्रोविज़न है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। फिर जितनी भी रेस्ट्रिक्शन जो थी यूरोपियन इमिग्रेशन के ऊपर और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, उनको हटाया गया। मतलब यूरोपियन जो है अब आ सकते हैं इंडिया और आके जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। फिर कंपनी जो है अब स्टेप लेगी फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ स्लेब्स, ये भी कहा गया इसमें। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 24 टू 18, और इसने इंट्रोड्यूस किया एक ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इसको क्वालिफाई करने वाले पहले इंडियन थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसने सेपरेट किया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं वो जब अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तब वो 6 एडिशनल मेंबर्स को कंसल्ट करेंगे। तो इन 6 एडिशनल मेंबर्स में कौन कौन है? तो सबसे पहले इसमें है गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स, फिर कमांडर इन चीफ प्लस 6 मेंबर्स एक्स्ट्रा होंगे, और इन सबको साथ में मिला के कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसने जो है जो भी वीटो पावर था गवर्नर जनरल का जो वीटो पावर था उसको इंक्रीज़ किया इस एक्ट ने। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा गया। और इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसको पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया। और इस एक्ट के अंदर एक नए पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इसके जो मेंबर थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही मेंबर थे। और इसको एस्टैब्लिश किया गया टू गिव कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक 15 मेंबर काउंसिल भी बनाया गया ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट कर सके। और इसमें जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये पावर दिया गया कि वो इंडिया और इंग्लैंड दोनों कंट्री में रह के वहाँ की जो मुकदमा है उसको दायर कर सकते हैं। फिर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें पहली बार इंडियंस अपॉइंट होते हैं एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एक्सपेंडेड काउंसिल। और ऐसे 3 इंडियंस थे
राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। और इसने स्टार्ट किया द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास। जो कि हमने देखा था कि पहले जो बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस के गवर्नर थे तो उनसे उनका जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसको छीन लिया गया था, लेकिन इस एक्ट में वापस उसको रिस्टोर कर दिया गया। और इसमें वाइसरॉय को जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दिया गया ड्यूरिंग एमरजेंसी। फिर इसने जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बनाया फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल एंड पंजाब रीजन। फिर एक पोर्टफोलियो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें काउंसिल को ये पावर दिया गया कि वो जो है अब से डिस्कस कर सकता है बजट और क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव को। और इसमें जो है एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो उनके नंबर्स को भी इंक्रीज़ किया गया, लेकिन जो ऑफिशियल मेजॉरिटी था उसको मेंटेन रहने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके नंबर्स को तो इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन अभी भी जो है मेजॉरिटी में ऑफिशियल मेंबर्स ही थे। फिर जो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो नॉमिनेशन के थ्रू इलेक्ट होते हैं। और नॉमिनेशन होता कैसे है? बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो इसने इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, और इसमें सेंटर और प्रोविंसेस के जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके साइज़ को इंक्रीज़ किया गया। इसने इंट्रोड्यूस किया इलेक्शंस, और इसमें कहा गया कि अब से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो भी मेजॉरिटी में होंगे। और इसमें वाइसरॉय और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस की एसोसिएशन को भी अलाउ किया गया। और पहले इंडियंस जो कि वाइसरॉय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनते हैं वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था उसको आगे एक्सटेंड किया गया टू सिख्स, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस। और इसमें कहा गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो अब से सैलरी रिसीव करेगी फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यू। इसमें प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी सिस्टम में क्या है कि जितने भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जितने प्रोविंसेस में जो भी कानून बनेगी उसको डिवाइड किया जाता है ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व कैटेगरीज में। और इसमें जो भी रिजर्व सब्जेक्ट्स में जितने भी कानून इंक्लूडेड है, जैसे कि पुलिस, लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इरिगेशन, तो ये सारे जो कानून हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, दे वेर अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर। देन इसमें जो है आगे बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो सेंटर में बनाया गया। कुछ पावर्स जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थी, दे वेर असाइन टू द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन। और इसमें क्लियरली डिफाइन किया गया जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बाय सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। और इसमें पहली बार ICS एग्ज़ाम, जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी कहते हैं, उसको पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया गया इंडिया में। और ये 1920 में किया गया था इलाहाबाद में। और वीमेन को जो है राइट टू वोट मिलता है, लेकिन सारे वीमेंस को नहीं। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसने एक प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कि इंक्लूड करता था प्रिंसली स्टेट्स एंड जितनी भी प्रोविंसेस हुआ, लेकिन ये कभी भी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। फिर जो भी प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम था उसको एबोलिश किया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एस्टैब्लिश किया गया। फिर 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया सॉरी। फिर काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश किया गया, वाइसरॉय को रेसिडुअरी पावर दिया गया। फिर रिजर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया फॉर डिप्रेस क्लासेस, वीमेन एंड लेबर। फिर बर्मा को जो है सेपरेट किया गया इंडिया से। 2 नए प्रोविंसेस बनते हैं उड़ीसा एंड सिंध नाम के। फिर इसने जो फ्रेंचाइज था उसको एक्सटेंड किया और अराउंड 40% जो पॉपुलेशन था उनको वोटिंग राइट्स मिलता है इस एक्ट के तहत।
फिर सबसे लास्ट वाला एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इस एक्ट में कहा गया कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट कहलाएगी फ्रॉम 15 अगस्त 1947। और जो दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस है इंडिया एंड पाकिस्तान, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम एंड एडॉप्ट कर सकेंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ जो भी ब्रिटिश पैरामाउंसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और वो कोई भी एक डोमिनियन में ज्वाइन कर पाएंगे। फिर इसमें कहा गया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक जो डोमिनियन है डेट विल बी गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसने वाइसरॉय को एबोलिश किया, मतलब वाइसरॉय की जो पोजीशन था उसको एबोलिश किया। फिर जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको भी एबोलिश कर दिया। तो फिर हमारा जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।